चलो बच्चों, आज हम लोग गुडविल की लेक्चर नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। देखो, लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझाया था, साथ में मेथड्स की जो बात किया था कि कौन कौन से मेथड से गुडविल की वैल्यू निकाला जाता है। देखो, अब मेथड में मैं डिस्कस किया था कि 3 मेथड जो आप लोगों को पढ़ना है। मेथड तो और भी होते हैं, बट 3 आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकेंड क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड हमारा क्या था, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड कह लो। तो ये 3 मेथड की बात हुआ था। देखो, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, उसमें प्रॉब्लम को बनाने के लिए 2 तरह की मेथड यूज किया गया। देखो, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात किया जा रहा है, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग दोनों से आज प्रॉब्लम बनाएंगे, समझने की प्रयास करेंगे कि दोनों से आंसर क्या आता है, और दोनों मेथड से प्रॉब्लम को बनाने के प्रोसेस क्या होंगे, प्रक्रिया क्या होते हैं। देखो, फिर से मैं वो तीनों स्टेप को रिकॉल करवा देता हूं कि 3 स्टेप हमारा क्या था प्रॉब्लम बनाने के लिए। देखो, मैं बात किया था अभी कि वैल्यूएशन हम लोगों को निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड हम लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन निकालना है। किससे निकालना है? सिंपल एवरेज मेथड से निकालना है। देखो, तो मैं बोला था कि आपको 3 स्टेप लेना पड़ेगा। देखो, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, आप अगर पहला लेक्चर को देखे हो बेटी, सब लोग नहीं देखो, देख लो, प्लीज जाके उसको देखो। वीडियो जो भी मैं बनाता हूं जिस चैप्टर का, आप उसको सीक्वेंस में देखो। वीडियो को छोड़ के आगे पीछे देखोगे तब पूरी बात की बेनिफिट नहीं ले पाओगे, पूरी बात आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए जिस चैप्टर की जहां से सीरीज चालू हुआ है, आप वहां से उसको देखें और पूरा देखें, बिना कट किए देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर दूसरा कोई टीचर की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा बुक का प्रॉब्लम बनाते रहिए, बनेगा, एकदम बनेगा, ये जान लो आप। तो हम लोग देखो स्टेप 1 में क्या लिखे थे, मैं लेक्चर 1 को ही रिकॉल कर रहा हूं, ये टॉपिक मैं वहां करा दिया हूं। देखो, लेक्चर 1 स्टेप 1 में मैं बोला था कि पहले आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट को। टोटल प्रॉफिट, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट, करेंट के साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स की भी प्रॉफिट दिया रहेगा, वो सारे प्रॉफिट को आपको जोड़ देना है। देखो, गुडविल निकालने का जो बेस होता है वो प्रॉफिट ही होता है। देखो, अरे गुडविल से अल्टीमेट मिलना क्या अपने को यार, प्रॉफिट ही तो मिलना है ना। जिस बिजनेस का गुडविल होगा उसकी अर्निंग ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, अर्निंग ज्यादा होगा, होना तो वही है। तो गुडविल की जो वैल्यू निकाला जाना है, उसके लिए आधार जो लिया जाएगा, बेस जो होगा आपका, वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसा होना चाहिए वो आगे हम लोग आ रहे हैं। देखो, आज ही की वीडियो हम लोग आगे बात करेंगे, बट अभी नॉर्मल जो प्रॉब्लम बनता है, देखो सिंपल तरीका क्या है। अब 3 स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है टोटल प्रॉफिट। स्टेप 2 में मैं क्या बोला था, स्टेप 2 में आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट करना है आपको क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो स्टेप 1 में जो आप निकाला टोटल प्रॉफिट, ये जो टोटल प्रॉफिट आप यहां जो टोटल प्रॉफिट निकालोगे, इसी टोटल प्रॉफिट को यहां ले आना और डिवाइडेड कर देना इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स, ये डिवाइड करना है। जितना साल का प्रॉफिट रहेगा उतने साल से डिवाइड कर देना यहां। तो डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा यहां पर एवरेज प्रॉफिट, ये मिल जाएगा। देखो, अब यहां पर स्टेप 3 में जाओगे, यहां पर आंसर हमारा आने वाला, देखो आंसर आने वाला स्टेप 3 में। यहां हम लोग निकालने जा रहे हैं, देखो गुडविल,
गुडविल की वैल्यू, गुडविल इज इक्वल टू, तो इसकी फॉर्मूला में बताया था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू, अब एवरेज प्रॉफिट कहां है बेटे? एवरेज प्रॉफिट देखो ये स्टेप 2 में जो निकाले हो, स्टेप 2 में हम लोग क्या निकाले हैं? एवरेज प्रॉफिट ही तो निकाले हैं ना यार, एवरेज प्रॉफिट है ना ये, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट, ये वाला जो एवरेज प्रॉफिट यहां निकाले हो, वो एवरेज प्रॉफिट यहां लेना इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा गुडविल का, यानी गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 स्टेप लिया जाता है, देखो 3 स्टेप, लेकिन मैं आगे समझाऊंगा कि एक स्टेप और बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा इस पे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो यानी टोटल मिलाकर 4 स्टेप हो सकता है, बट किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, तो ये 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है, देन एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देन गुडविल की वैल्यू निकाल देना है, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन मैं क्या पूछा था कि वाई एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट को एवरेज क्यों किया जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, क्या इसका मतलब होता है, ये जानना हमको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होगा। देखो ये दोनों बात पर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद सीधे प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूं। मैं बोला ये सब थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है। अब हमको हाजमोला चाहिए, ये खाना खाए हो थ्योरी, हाजमोला डाइजेस्ट करना होगा इन सारी चीजों को, तो डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम को ही हम कहते हैं हाजमोला। अब वो प्रॉब्लम लेके ये सारी थ्योरी को अप्लाई करके दिखाएंगे कि देखो ये कैसे अप्लाई हो रहा है, वो हो गया हाजमोला आपका, देखो हजम हो जाएगा। ये थ्योरी है, डाइजेस्ट करना है ना जी, तो डाइजेस्ट करने के लिए हाजमोला चाहिए अपने को, तो हाजमोला उठाएंगे, देंगे हाजमोला, ये सारी कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो जॉली मूड में पढ़ाई करना है यार, टेंशन लेकर पढ़ाई मत किया करो, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। देखो एकदम रिलैक्स मूड में रहो, बिना कोई तनाव का पढ़ाई करना है, बिना कोई लपेट का पढ़ाई करना है, कोई तनाव नहीं लेना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो एकदम जॉली मूड में काम अपने को करना है। देखो अब मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूं कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट को क्यों करते हैं, दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है। देखो समझो, अगर आप किसी का बिजनेस खरीदने जा रहे हो, कोई रनिंग बिजनेस है और वो बिजनेस सेल हो रहा है और आप उसको परचेज करना चाह रहे हो, तो किसी के भी बिजनेस को आप परचेज करोगे और वो रनिंग बिजनेस है, तो वो आपसे गुडविल का पैसा मांगेगा अलग से। जो भी उसके एसेट्स और लायबिलिटी आप ले रहे हो वो तो ले ही रहे हो, लेकिन आपसे गुडविल का भी पैसा का डिमांड करेगा। अब मान लो कोई भी आपसे डिमांड कर दिया कि भाई हमको 5 लाख रुपया गुडविल का पैसा चाहिए अलग से, 5 लाख, 5 लाख रुपये मांग रहा है गुडविल के नाम पर आपसे। अब अगर आपको कॉमर्स का नॉलेज है और नहीं है तो बाकी तो सीए का काम है, ये है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, उनसे गाइडलाइन लेना है। अब हर बिजनेसमैन कॉमर्स पढ़ेगा ही तभी बिजनेस करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं ना है जी। आर्ट्स वाले भी बिजनेस कर सकते हैं, साइंस वाले भी बिजनेस कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस करता है क्या। अच्छे अच्छे बिल्डर बने हुए हैं बिना पढ़ लिखे, जब बिना पढ़ लिखे अच्छे अच्छे नेता बन सकते हो तो बिना पढ़ लिखे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं ना जी। तो अगर मान लो कॉमर्स का ज्ञान नहीं है, अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन बिजनेस का ज्ञान है, तो हम क्या करेंगे, एक कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे जो आपका सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिसिंग सीए हैं, उनका मार्गदर्शन लेना, उनका गाइडलाइन लेना है। वो अपना फीस मांगेंगे आपसे, फीस उनको दीजिए। अब जैसे वकील फीस अपना लेता है, डॉक्टर अपना फीस लेता है, उसी तरह सीए अपना फीस लेंगे, उनसे गाइडलाइन ले लेना है कि हाँ यहाँ पर क्या होने वाला है। हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं और वो हमसे गुडविल का पैसा 5 लाख मांग रहा है, तो हम 5 लाख उसको दें कि नहीं दें। और अगर आपको नॉलेज है कॉमर्स का और आप गुडविल चैप्टर पढ़े हो, तो फिर खुद निकालना होगा आपको उसके बिजनेस का गुडविल, जैसे हम निकालने सिखा रहे 3 स्टेप में। आपको खुद चेक करना है निकालकर कि 5 लाख उसकी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू है भी या नहीं है, ये खुद चेक कर सकते हो आप, इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना जी। अकाउंट्स पढ़ने का मतलब क्या है, कम से कम एक सही सर्विसमैन नहीं तो एक परफेक्ट बिजनेसमैन तो बनिए जाना है।
क्योंकि कॉमर्स का मतलब है बिजनेस है, व्यापार। तो एक सफल व्यापारी तो बनना ही है ना। आप बिना पढ़े लिखे वाले से कॉमर्स पढ़ के तो उससे बढ़िया बिजनेस ना करेंगे जी, तो उससे बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब मुझे ज्ञान खुद ही होगा गुडविल की वैल्यू निकालने का, और हम किसी का बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और हमसे वो गुडविल का पैसा डिमांड कर रहा है, तो हम निकाल के चेक करेंगे। तो कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए कुछ सोर्स चाहिए क्या? चेक करने के लिए कुछ सोर्स चाहिए ना भाई, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ना, उससे कुछ मांगोगे ना इंफॉर्मेशन को, तभी ना चेक करोगे। तो क्या इंफॉर्मेशन मांगोगे? जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हो उससे क्या आप डिमांड करोगे? कौन सा डॉक्यूमेंट मांगोगे? क्या देखना चाहोगे? मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा कि किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट होता है। कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट को आप बारीकी से स्टडी कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी, वो बिजनेस कितना साउंड है, कितना अनसाउंड है, कितने उसके एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं, कहां कहां वो पैसा देने वाला है, किन से लेने वाला है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या ऑब्लिगेशन है, ये सब कुछ पता चलता है बैलेंस शीट से। तो आपको क्या करना है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हो उस बिजनेस का, तो उससे डिमांड करो। क्या डिमांड करेगा? बैलेंस शीट। अब मान लो कि 2024 में आप बिजनेस को परचेज करना चाह रहे हो, तो 2024 का अगर बैलेंस शीट बना हुआ है तो ठीक है, अगर ईयर एंड में आप डीलिंग कर रहे हो, ठीक है, या एक दो महीना पहले भी डीलिंग कर रहे हो, और अगर उसके पास बैलेंस शीट वहां तक का है बना हुआ, तो आप मांग सकते। आजकल तो सब कंप्यूटराइज होता है ना भाई, सब तो टैली में बनता है, तो पर डे का बैलेंस शीट बन जाता है, पर डे का ट्रायल बन जाता है, पर डे का सारा बुक्स बनता है, तो आप किसी भी टाइम का मांग सकते हो। ठीक है, यानी करंट का भी मांग सकते हैं बैलेंस शीट वहां तक। अब मान लो 6 मंथ ही बिजनेस चला है, 8 मंथ बिजनेस चला है, तो वहां तक में कितना वो प्रॉफिट कमा चुका है और क्या उसके बैलेंस शीट के पोजीशन है, डे टू डे का आजकल पता चलता है, टैली से सब कुछ पता चलेगा। यानी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वहां सब कुछ आपका रेडीमेड है। आप जैसे एंट्री मारते हो, खटाखट सब कुछ बना के दे देता है। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ बन जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस सब कुछ बनता है, रेडी हो जाता है। तब पर डे उनका ट्रायल मैच होता है, पर डे उनका फाइनल अकाउंट बनता है, पर डे बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, पर डे क्या, जिस समय ट्रांजेक्शन हो रहा है उस समय वो रिकॉर्ड होकर सब चला जा रहा है, वहां कंप्लीट सेट बनता जा रहा है। तो आप जब का इंफॉर्मेशन चाहोगे तब का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तब 2024 का मान लो आप बैलेंस शीट मांग रहे हो, हम बैलेंस शीट मांग रहे हैं। अब 1 साल का बैलेंस शीट पढ़ के उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले का कुछ बैलेंस शीट डिमांड करेंगे। मान लो 2023 का डिमांड कर दिए कि 2023 का भी बैलेंस शीट दो, फिर हम बोल दिए कि हमको 22 का भी बैलेंस शीट दो, 21 का भी बैलेंस शीट दो, ठीक है, 20 का भी बैलेंस शीट दो। ऐसे मांग लिया कि हमको 4-5 साल का बैलेंस शीट दो, जिससे हमको पता चल सके कि आपका बिजनेस का स्टैंडर्ड क्या है, आप पहले आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो आप बैलेंस शीट मांगकर। अब उस बैलेंस शीट में जाकर देख रहे हो कि किस ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया था वो। मान लो कि यहां पर प्रॉफिट ये 2 लाख रुपए का अर्न किया था 2020 में, 21 में जाकर 2,20,000 रुपया अर्न किया, लेकिन यहां 22 में जाकर ये 1,75,000 पर आ गया, 1,75,000। 23 में यहां पर 3 लाख में चला गया है, और मान लो ईयर एंड यहां पर है, अब यहां पर ये 2,25,000 में आ गया है, 2,25,000, और ईयर एंड में ही मान लो बैलेंस शीट लिए हुआ, और ईयर एंड में ही हम डीलिंग कर रहे हैं बिजनेस का टेक ओवर करने का, लेने का। अब आपको देखो अलग अलग बैलेंस शीट में अलग अलग प्रॉफिट दिख रहा है, ये सब प्रॉफिट है, देखना भैया क्या है ये, उस बिजनेस का प्रॉफिट जिसको आप लेने जा रहे हो। किस ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है ये दिया हुआ है, किस ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया ये क्लियर किया हुआ है कि 2020 में 2 लाख रुपया वो अर्न किया था, 21 में 2,20,000 कमाया है, 22 में 1,75,000 175, 2023 में 3 लाख रुपीज, और 2024 में 2,25,000 रुपीज। आप किसी का बिजनेस खरीद के उसके गुडविल का पैसा दे रहे हो, क्यों? इसलिए दिया जाता है कि वो गुडविल को बनाने में काफी स्ट्रगल किया होगा ना जी, काफी मेहनत किया होगा, तब गुडविल बना होगा। अब आप उसका बिजनेस ले रहे हो क्या, तो नेक्स्ट 25 में
आप उसका किया हुआ मेहनत तो किया है, लेकिन आपको तुरंत क्या बिजनेस लेगा, तुरंत अपना मेहनत करना पड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो गुडविल बनाने के लिए काफी नेम फेम कमा चुका है। आप उसका नेम फेम ही लेने जा रहे हो, बिजनेस के साथ साथ सब कुछ लेने जा रहे हो, तो उसका जितना किया हुआ चीज था मेहनत, उसका फायदा तो आप तुरंत उठाना शुरू करोगे, ये नहीं करोगे। तो हम लोग एवरेज परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि इस बिजनेस को अगर हम लेंगे तो हमको 2025 में कितना मुनाफा होगा, 2000 प्रॉफिट में हमको क्या प्रॉफिट। जब नया बिजनेसमैन अब आ रहा है, बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो नया बिजनेसमैन बन गया ना, तो नए बिजनेसमैन को 2025 में क्या प्रॉफिट होगा, ये आपको ऐसे जो है अनुमान लगाना है, एक्सपेक्ट करना है, अनुमान लगाना है। बताओ, आप अनुमान लगा सकते हो 2025 में क्या होने वाला है, क्या प्रॉफिट होगा? अनुमान लगा सकते हो क्या? गेस कर सकते हो क्या? अरे कैसे करोगे? ना ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ना ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है क्या? ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ना डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप जितने बच्चे स्टैटिक्स पढ़ते हो उसमें जो भी रिप्लाई दिया जाता है, देखो स्टेट में मैक्सिमम जितने चैप्टर्स हैं सब में एवरेज की लैंग्वेज में रिप्लाई आता है। मीन पढ़ लो, मीडियन पढ़ लो, मोड पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, ठीक है ना, जो भी चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो, उसमें आंसर एवरेज में आता है। देखो एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, ठीक है ना, ये होता है। तो एवरेज के सेंस में देखो रिप्लाई आता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपना दावा कर देते हैं कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट पास आउट होकर मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले, सीए वाले 50 लाख का पैकेज गया, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख। अब उसके आधार पर अपने बच्चे को उस कॉलेज में जाओगे एडमिशन दिलाने के, यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 50 लाख दिलवाया। अरे भैया वो हाईएस्ट पैकेज है 50 लाख, सबसे ज्यादा, यानी एक बच्चा को मिला है, सबको नहीं। पूछोगे ना कि 50 लाख कितने को दिलवाए हो जी, तो हाईएस्ट पैकेज शो कर दिया 50 लाख। अरे भैया एक बच्चे को दिया है वो 50 लाख, बाकी को पूछो ना कि बाकी को कितना में प्लेसमेंट हुआ है, तो पता चले किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 20 लाख। हाईएस्ट वाला ऊपर 4 में लगा दिया बड़का होर्डिंग में, बड़का बोर्ड में कि 50 लाख रुपया हमारे यहाँ का बच्चे का मिला है। कहेगा 50 लाख, तुम भी अपने बच्चे को भेजोगे तो 50 लाख ही मिलेगा, कोई जोरी है क्या? तो फिर आप क्या पूछोगे, आपका एवरेज पैकेज कितना गया, एवरेज यानी मैक्सिमम स्टूडेंट को आप जो दिलवाए हो वो क्या है, उसके आधार पर हम तय करेंगे जी कि हम अपने बच्चे का एडमिशन दे कि नहीं दे तुम्हारे यहाँ। तो एवरेज परफॉर्मेंस चेक करना किया जाता है। देखो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। अब हम पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट बताओ 2025 में हमारा क्या मुनाफा होगा जी, आप बता देगा। ना ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, ना बढ़ते हुए क्रम में है, ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है, घटते हुए क्रम में है। तो फिर हम अगला अनुमान कैसे कर लेंगे, कैसे गेस कर देंगे हम कि 2025 में क्या होने वाला है, क्या प्रॉफिट होगा, कंपनी क्या परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगा कंपनी का, बिजनेस का, ये कैसे पता चलेगा? तो फिर हमको क्या करना होगा, एवरेज परफॉर्मेंस चेक करना होगा। क्या करना होगा इस बिजनेस का, एवरेज परफॉर्मेंस। तो एवरेज परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आप सबको ऐड कर दोगे, ये सबको ऐड करोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ऐड करके जो भी आपका आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 साल है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा एवरेज परफॉर्मेंस, यानी एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज परफॉर्मेंस किसी बिजनेस का चेक किया जाता है। देखो एग्जैक्ट नहीं चेक कर पाओगे, इसलिए प्रॉफिट को एवरेज किया जाता है। जो हमारा स्टेप 2 में आया है फॉर्मूला में कि एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो एवरेज क्यों निकाला जाता है, एवरेज परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है ना। आप एवरेज परफॉर्मेंस चेक करोगे, एवरेज क्या होगा, तो इसलिए हम लोग एवरेज निकालते हैं। अब रहा बात नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज समझ गए ना सब लोग जी, क्लियर है ना कि प्रॉफिट को एवरेज क्यों किया जा रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। एवरेज परफॉर्मेंस बिजनेस का क्या रहेगा आने वाला समय में। दूसरा चीज कि आप किसी बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को खरीदे हो और गुडविल का भी पैसा पे कर रहे हो, किस लिए, कि आप बिना मेहनत किए उसका जो नाम कमाया हुआ है, नेम एंड फेम जो भी बनाया मार्केट में, उसका बेनिफिट आप अगले कितने साल तक लोगे। आपको अपना कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, उसका किया हुआ मेहनत है, उसके किए हुए मेहनत का फल आपको अगले कितने साल तक मिलेगा, ठीक है, अगले जितने साल तक आपको मिलेगा उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। गॉट इट, समझ रहे हो सब लोग कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किसको कहा जाएगा।
उसका किया हुआ मेहनत, उसका किया हुआ सब कुछ वो किया है। आज आप टेक ओवर कर रहे हो बिजनेस को, लेकिन सारा कुछ तो बनाया वो है, मार्केट में पहचान दिलाया बिजनेस का, कस्टमर उससे काफी जुड़े हुए हैं। अब आप उसका बिजनेस ले लिया, कस्टमर को क्या पता है कि आप बिजनेस लेके बैठ गए हो, नया कोई ऑनर आ गया है। कस्टमर तो कुछ समय के बाद जानेगा, ऐसा नहीं जानेगा, जान जाएगा। लेकिन जब तक नहीं जान रहा है तब तक तो वही भीड़ भाड़ रहेगा, वही भैया आसान आते रहेंगे भीड़, जैसे पहले वो बिजनेस में आ रहा था वैसे ही आते रहेगा। तो अगले कितने साल तक आप बेनिफिट ले सकते हो बिना एक्स्ट्रा कोई मेहनत किए हुए? अगले जितने साल तक आप बिना मेहनत किए बेनिफिट ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, उसी को कहा जाएगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब बोलोगे सर एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? देखो यार, बहुत सारा एजम्पशन टॉपिक तो मैं करा दिया हूं कि बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो। एजम्पशन पर आधारित है, मान्यता मानना है। जैसे मैथमेटिक्स को लेट करके बनाते हो वैसे यहां भी लेट करना है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं कि 2 to 3 इयर्स, ये मान के चलो कि 2 से 3 साल लगभग आपको उसका किया हुआ फल का मेहनत मिलने वाला है। इसीलिए आप अक्सर प्रॉब्लम में देखोगे कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो दिया रहता है वो 2 इयर्स 3 इयर्स यही दिया रहता है। बहुत कम में देखेगा 4 इयर्स 5 इयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 साल 3 साल तक आप उसका किया हुआ मेहनत का फल उठा सकते हो। उसके बाद फिर अब आपको अपना स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, अपना आपको प्रचार करना पड़ेगा, अपना मार्केटिंग करना होगा। ठीक है, यानी आपका अब एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो करना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस मार खाने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो हम लोग क्यों प्रॉफिट को एवरेज करते हैं और नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं, देखो हाजमोला डाइजेस्ट करने के लिए मैं बोला था कि हाजमोला दैट इज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाऊंगा और उसको बना के आपको दिखाऊंगा। अब देखो मैं यहां पर ले रहा हूं प्रॉब्लम, देखो भाई प्रॉफिट फॉर ₹20,000 ये रुपीज रखना जी। 2022 ₹30,000। इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, देखो क्योंकि इधर बनाने का भी जगह चाहिए। मैं साइड चेंज कर रहा हूं, रुकना, इधर और थोड़ा बैक कर दे रहा हूं। देखो मैं ये प्रॉब्लम दे रहा हूं जी, प्रॉब्लम देखना, एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो प्रॉब्लम, प्रॉफिट फॉर 2021, 22, 23, यहां पर मान लो दिया हुआ है ₹20,000, ये रुपीज में रखना। यहां दिया हुआ है ₹30,000 और यहां दिया हुआ है ₹40,000। नंबर ऑफ इयर्स परचेस, नंबर ऑफ इयर्स परचेस ये दिया हुआ है 3 इयर्स मान लो। ठीक है, बोलता है कि फाइंड आउट करो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सेकेंड बोलता है ये कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो भी बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियो से हमारे क्लास से जुड़े हुए हो या जो नए लोग जुड़ रहे हो, मैं बार बार बोलता हूं कि कहीं भी आपको परेशानी हो रहा हो मेरी बात समझने में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका भरपूर रिप्लाई देने के लिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लो अपने प्रॉब्लम्स को, जो नहीं समझ पा रहे हो, नहीं बन पा रहा है, किसी भी तरह की इशू है आप उसको क्लियर करा लो, मैं क्लियर करूंगा। ठीक है ना?
चलो, तो हम लोग को दोनों मेथड से देखो इसका आंसर चाहिए। प्रॉफिट 3 साल का आपका यहां पर दिया हुआ है, देखो 3 इयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दिया हुआ है। अब हम लोग आंसर पर आ रहा है, देखो यहां पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। अब ये हमारा हाजमोला देखो है, जो भी हम स्टेप लिखाए थे, जो भी मैं स्टेप आप लोगों को समझाया, उस स्टेप को लेकर हम आंसर पर आ रहा है। देखो अब यहां पर स्टेप वन में मैं क्या बोला था कि भैया टोटल प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट निकालना है। देखो तो टोटल प्रॉफिट देखो दिया हुआ है आपका फर्स्ट ईयर का 20,000 प्लस दिया हुआ है 30,000 प्लस दिया हुआ है 40,000, ठीक है ना। तो 40 30 70 20 90 90,000 रुपीज, ये रुपीज देखना भाई, 90,000 रुपीज ये टोटल प्रॉफिट हुआ आपका। अब हम लोग जा रहा देखो स्टेप टू, यहां हम लोग को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला क्या समझाया था कि टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट देखो आपका ये निकला हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट 90,000 डिवाइडेड बाय बोले थे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना साल का प्रॉफिट है, देखो कितना साल का प्रॉफिट है 3 साल का, तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे बेटे तो आपको मिलेगा देखो 30,000 रुपीज, 30,000, 30 तिहाई 90 होता है, देखो 30,000 मिल गया अपने को, ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज परफॉर्मेंस देखो ये है। अब हम लोग जाएंगे यहां पर स्टेप 3 में, स्टेप 3 गुडविल इक्वल टू, स्टेप 3 में हमको कहां जाना है, गुडविल की वैल्यू निकालने। गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला में बताया था, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट यहां है, ये एवरेज प्रॉफिट 30,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहां दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ, देखो यहां नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये दिया हुआ 3 इयर्स, तो इनटू हम 3 कर दें तो हमको यहां पर देखो मिल जाता है रुपीज 90,000। अब रुपीज 90,000 इज योर आंसर, ये आंसर है, ये गुडविल की वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया, देखो ये गुडविल की वैल्यू, बिजनेस की तुम्हारी गुडविल की वैल्यू 90,000 है, 90,000। वेरी सिंपल। सब लोग कहोगे कि सर बहुत आसान है, 3 स्टेप में आप बनाकर इसको दिखा भी दिए, प्रॉब्लम भी ले लिए, ठीक है, हाजमोला एकदम हजम हो रहा है, देखो डाइजेस्ट हो रहा है, क्लियर है बात। जो आप पढ़ा दिए थ्योरी उसको आप सेम टू सेम बना के भी दिखा रहे हैं, तो इससे बढ़िया डाइजेस्ट और क्या होगा यार, हजम हुआ होगा। तो ये हाजमोला है कमाल, ठीक है ना। तो एक मेथड से हम लोग बना दिए इसको सिंपल से। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे वेटेड एवरेज से, ठीक है ना। तो वेटेड एवरेज से देखो कैसे बनेगा, आप समझो। एक से आंसर आ गया आपको 90, वेटेड से अलग आंसर आएगा, देखो 90,000 हमारा आंसर आया है पहला से। अब हम जा रहे हैं देखो वेटेड से बनाने। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाई, यहां से चेंज हो जाएगा, देखो अब वेटेड से बनाएंगे बेटे, तब भी 3 स्टेप ही लेना है। देखो अब हम उसकी थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, सीधे बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि 3 स्टेप क्या लेना है इसमें। देखो समझो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये है। देखो अब इसमें स्टेप 1 कहता है, देखो क्या निकालना है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग को निकालना है टोटल प्रोडक्ट। क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकालोगे, इसके लिए देखो फॉर्मेट क्या बनेगा, ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट, ये 4 कॉलम बनेगा। देखना ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। देखो
ईयर हम लोग का दिया हुआ है देखो 21 से 2021, 22 एंड 23 ये दिया हुआ है। क्लियर है? देखो प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। प्रॉफिट यहां दिया हुआ देखो 20,000, 30,000, 40,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000 ये दिया हुआ है। लेकिन वेट नहीं दिया हुआ है देखो, वजन नहीं दिया हुआ है। कहीं कहीं प्रॉब्लम में वेट दिया भी रहेगा, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा। अब ये वेट कैसे बैठाया जाए? देखो गुडविल की जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, वो निकाल रहे हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26 है देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब कहोगे सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इसको भी समझाएंगे। देखो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां गाइडलाइन दिया गया है, वहां बताया गया है कि कैसे वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नॉर्म्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूरे अकाउंटेंसी में जो भी हेर फेर होता है, जो भी चेंजिंग होता है, जो भी बदलाव होता है, वो करता कौन है? CA इंस्टीट्यूट दिल्ली हेड ऑफिस। ठीक है ना, वो सारा चेंजिंग करता है। तो किसी भी टॉपिक पर कुछ गाइडलाइन आता है कि इसको बनाना कैसे है, उस गाइडलाइन को कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, अरे गाइडलाइन तो बहुत सारे टॉपिक पर नया होगा जी, केवल गुडविल टॉपिक थोड़े है, डेप्रिसिएशन टॉपिक है, कैश फ्लो टॉपिक है, रेशियो टॉपिक है, फाइनल अकाउंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं ना, तो हर एक टॉपिक पर गाइडलाइन आया हुआ है कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइन आया हुआ है ना, उसको कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो फिक्टिटियस, वो जो है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बात किया गया उस पर। तो हमारा गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स है ना जी। ठीक है, तो उसमें देखो सारा रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ रहता है, नॉर्म्स है, वो एक तरह का रूल्स फ्रेम किया हुआ है कि कैसे प्रॉब्लम को बनाना है। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है 26, उसमें भी वेट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, यानी साइलेंट है, वो नहीं लिख पाया, वो कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो फिर वेट को हम बैठाएं कैसे? तो अलग अलग जो राइटर हैं वो अलग अलग एजम्पशन ले लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कुछ राइटर जो है सबसे लोवेस्ट प्रॉफिट को 1 मान लेता है, सबसे लोवेस्ट प्रॉफिट को 1, उससे ज्यादा प्रॉफिट को 2 मान लेता है, और उससे ज्यादा को 3 मान लेता है। ऐसे वेट बैठाया जाता है देखो। और कुछ राइटर कहता है यार ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे 1 2 3 4 ऐसे बैठा दो, तो वैसे भी वेट बैठ सकता है, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है स्पष्ट। तो फिर एजम्पशन लेना है, एजम्पशन कोई माई बाप थोड़ा होता है यार, मान लेना। हाँ ठीक है, मस्ट बी लॉजिकल एंड सुटेबल, लॉजिकल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, ऐसा एजम्पशन लेना, ऐसा मानना अपने को। ठीक है ना, तो एजम्पशन हम लेके इसको देखो वेट को बैठा रहे हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो जो वेट दिया हुआ वही लिखो, प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है तो फिर अपनी मर्जी से बैठाना है। अपनी मर्जी क्या चल रहा है? लोवेस्ट प्रॉफिट को 1 मानो, उससे ज्यादा प्रॉफिट को 2 मानो, उससे ज्यादा को 3 मानो। एक हमारे पास एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन, अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो सीधा 1 2 3 4 बैठा दो, हो गया वेट। तो ऐसे वेट बैठाना है देखो। अब हम लोग प्रॉफिट को यहां पर A और वेट को हम लोग B और A इंटू B कर दे तो ये निकल जाता है प्रोडक्ट, यानी C, ये निकल जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा अपना। अब देखो 20,000 इंटू 1 करोगे, 20,000 इंटू 1 करोगे, 20,000 आ जाएगा ये। 30,000 इंटू 2 करोगे, 30,000 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 60,000। ठीक है ना, 60,000। 40,000 इंटू 3 करोगे, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। अब ये सबको ऐड कर दो, 1 20 और 60, 1 80 और 20, 2 लाख। देखो टोटल हमारा जो आ गया ये 2 लाख आ गया। अब ये प्रोडक्ट अपना निकल गया। देखो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम जा रहे हैं। देखो स्टेप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये अपने को निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वहां हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे सिंपल वाले में, यहां हम लोग को निकालना है वेटेड एवरेज। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय होता है टोटल वेट,
टोटल वेट। अब टोटल प्रोडक्ट देखो बेटा आया हुआ है 2 लाख रुपया, 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वेट यहां देखो दिया हुआ है, इसको ऐड करोगे आ जाएगा 6। ये 6 से आप डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, 6 से डिवाइड करो। डिवाइड करने से जो आपको मिल रहा है, ये डिवाइड करने से जो आपको मिलेगा, ठीक है, डिवाइड करने से जो आपको मिल रहा है, डिवाइड करके देख लो कितना रहा है। डिवाइड करके जो आपको मिलने वाला है 2 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो ये अप्रोक्स में जाएगा देखो 33,333, 33,333 ये मिल रहा है आपको वेटेड एवरेज, ये मिला, ठीक है ना, 33,333। उधर तो साफ लिख ही नहीं रहा है जी। अच्छा ठीक है, चल बेटे इधर से हटाते हैं हम लोगों को। अब ये 90 पहले वाला से आया था, ये दिमाग में रखना, ये 90 आया हुआ था, ठीक है ना। चल हम लोग को लगता है स्टेप 1 भी पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन मैं बोल रहा हूं उससे काम चलाना भाई, पूरी साफ साफ पिक्चर तो नहीं दिख रही है अपने को, बट काम चलाना उससे। देखो मैं यहां पर स्टेप 2 फिर से लिख रहा हूं, देखो इधर से नहीं क्लियर हो रहा है, देखो 2020 to 2023 ये था मामला। अब मैं यहां पर और देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में मैं क्या बोला कि फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये अपने को निकालना है। कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला मैं बोला कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय होता है टोटल वेट, तो टोटल प्रोडक्ट आपका निकला हुआ है देखो 2 लाख रुपया, डिवाइडेड बाय टोटल वेट आया है 6। इसको डिवाइड करने से अप्रॉक्स में 33,333 अप्रॉक्स में आ रहा है, ये 33,333 यही आया हुआ है, ठीक है ना। बीस 60 120 20 60 120 20,000 60,000 1,20,000 ये आपका बना है 2 लाख, ठीक है। चलो स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया बेटे, हम जा रहे हैं स्टेप 3 में। आंसर में देखो स्टेप 3 में हम लोग को जाना है गुडविल इक्वल टू क्या होगा, देखो हम लोग जो यहां निकाले हैं, क्या निकाले हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे देखो WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे देखो WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया हुआ था प्रॉब्लम में, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखो यहां निकाल कर बैठे हुए हो 33,333, 33,333 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था 3। अब यहां पर निकाल के आप देख लो कि हमारा अमाउंट क्या आ रहा है, ठीक है। 33,333 इंटू 3 करोगे तो आपका आ गया 99,999, और पूरे पॉइंट को अगर लेके चलते हम लोग तो 1 लाख आ जाएगा। देखो पॉइंट को अगर पकड़ते हम तो 1 लाख रुपया सीधा आता है वैल्यू, लेकिन अगर केवल 33,333 इंटू 3 कर रहे हो तो 99,999, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ रहा, देखो आंसर
हम लोग इसको 1 लाख भी लिख सकते हैं, 1 रुपया का डिफरेंस जो आ रहा है, अगर पॉइंट से हम कर देते इसको इंटू तो पूरा 1 लाख निकल के आ जाता। देखना, अब हम लोग सिंपल से जब प्रॉब्लम बनाए तो क्या हुआ, उसमें 90,000 आंसर आया था, ठीक है ना। लेकिन वेटेड से जब बना रहे हैं तो देखो आंसर कहां पहुंच गया, 99,999, दैट इज 1 लाख, यहां पहुंचा। तो दोनों मेथड से मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया कि सिंपल से प्रॉब्लम कैसे बनता है और वेटेड से प्रॉब्लम कैसे बनता है, फॉर्मेट क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या लिया जा रहा है। तो होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुडविल चैप्टर में क्या है। गुडविल चैप्टर में एक बात तो तय हो गया कि जो भी प्रॉब्लम आप बनाओगे बेस आपको प्रॉफिट को लेना है, सब जगह प्रॉफिट की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, उस एडजस्टमेंट को प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ को ऐड करके कुछ को लेस करके, और एक एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे सिर्फ वही है, जान लो। जिस बच्चों को प्रॉफिट को एडजस्टेड करने आ गया, यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने आ गया, समझो उसका ये चैप्टर 100% क्लियर हो गया, उसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया इस चैप्टर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का होगा वो प्रॉफिट का करेक्शन कैसे किया जाए, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, देखो ये तो बहुत ही आसान है ना जी। कोई भी कह देगा 3 स्टेप तो बहुत सिंपल लग रहा है सर, ऐसे ऐसे तो लिखना है 3 स्टेप, सबसे देखो आसान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। टॉपिक कोई भी टफ नहीं होता है, जब आप समझ जाओगे चीज को तो कोई भी चीज टफ नहीं है, सब आसानी लगता है, ठीक है। तो इसमें जरूर आपको थोड़ा सा समझना है, टाइम देना है, कहां थोड़ा सा कठिनाई आपको होगा प्रॉफिट को एडजस्ट करने को लेकर। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर का कि कुछ जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो उस एडजस्टमेंट को इस प्रॉफिट में हम कैसे एडजस्ट करें और एडजस्ट करके हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालें, यानी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें। तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में मेरा टॉपिक वही रहेगा कि प्रॉफिट का करेक्शन कैसे किया जाए, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। ये बात समझ गया, मेरा भी टेंशन दूर, अब तुम्हारा भी टेंशन दूर, दोनों का टेंशन दूर हो जाएगा, यानी ये चैप्टर लगभग क्लियर हो जाएगा। केवल मेथड पढ़ना है, सुपर और कैपिटलाइजेशन, कुछ बचता ही नहीं है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है सिवाय एडजस्टेड प्रॉफिट जानने का, वो जान गया सब जान गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये क्लास आपको लेक्चर नंबर 2 पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप इसको अपना बुक से जाके इस तरह की प्रॉब्लम ले लीजिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड का, अब बनाते रहिए, एडजस्टमेंट समझा देंगे तब तक सभी प्रॉब्लम बनना है। जिस प्रॉब्लम को टच करना, एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल जो भी है आप बनाना चाहो बनाओ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। हम लोग मिलते हैं गुडविल चैप्टर में लेक्चर 3 में फिर से, ठीक है। तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।